मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स लेक्चर नंबर 38। ओके, और आज हम लोग प्रोजेक्टाइल डीपीपी 3 के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग आज डिस्कस करेंगे मोशन, रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। ओके, चलो तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं उन प्रॉब्लम्स को जो बचे हुए हैं और उसके बाद हम लोग रिलेटिव मोशन वाली बात शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन जो अपना दिया हुआ था यहाँ पे, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने सॉल्व कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आपको कहा था कि आप ये आपका होमवर्क है और आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तो आप आई होप कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया होगा। तो जरा देखो ध्यान से कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है। पहली बात, एक चीज समझो कि एक बॉडी को थ्रो किया गया है आपका बॉटम ऑफ द इंक्लाइन से। ओके बच्चों, और इंक्लाइन का एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। आज जो है इंक्लाइन का एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है और इंक्लाइन से ये एंगल जो बन रहा है वो 15 डिग्री का। तो पूछ रहा है कि ये यहाँ से फेंकने के बाद किस पॉइंट पे गिरेगा, मतलब ये रेंज आपसे पूछा जा रहा है ना। मैंने समझा भी दिया था आपको प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को। चलो देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो बच्चों बहुत मुश्किल तो नहीं है, आप एकदम आराम से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले इंक्लाइन प्लेन बना लेते हैं। ये अपना इंक्लाइन हो गया और इसके ऊपर आपने उस बॉल को थ्रो किया है ऐसे। ये एंगल थीटा दिया हुआ है बच्चों, ये वेलोसिटी u हो गई। ये इस तरीके से जाके गिरेगा और एक्सेलरेशन तो जान ही रहे हो, g नीचे। तो मैंने आपको कहा था कि इधर आप ले लो x एक्सिस और इधर आप ले लो y एक्सिस। ठीक, और ये एंगल इस बार अल्फा दिया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है। जो हमने डेरिवेशन किया था उसमें इसको अल्फा इसको थीटा माना था, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको मैंने बता रखा है, आप ध्यान से सुनो कि इंक्लाइन का जो एंगल अल्फा होता है बच्चों, वही एंगल यहाँ पे अल्फा बनेगा। कैसे बनेगा? तो देखो ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा और ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये अल्फा हो जाएगा। तो जी का एक कंपोनेंट तो आ गया आपका जी कॉस अल्फा, जो ए वाई का काम करेगा, और ये काम करेगा जी साइन अल्फा का। ठीक, अल्फा कितना डिग्री दिया हुआ है बच्चों? तो अल्फा दिया हुआ है 30 डिग्री और थीटा दिया हुआ है 15 डिग्री। अच्छा, u के 2 कंपोनेंट्स निकाल लो। u के 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा u cos थीटा, दिस इज u cos थीटा, और ये हो जाएगा बच्चों u sin थीटा। दरअसल इस प्रॉब्लम में कुछ है नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है बच्चों। u sin थीटा जो है ये uy का रोल प्ले करेगा। तो सबसे पहले तुम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या फॉर्मूला होता है? 2uy अपॉन ay, यही फॉर्मूला बताया ना तुम्हें। तो ये देखो ये हो जाएगा 2u sin थीटा और डिवाइडेड बाई ay का रोल कौन प्ले कर रहा है? तो ay का रोल प्ले कर रहा है बच्चों g cos अल्फा, तो लिख दो g cos अल्फा। क्लियर? अब इस बार अगर ये रेंज निकालना है तो आप सीधा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग आपका एक्स एक्सिस के अलोंग भी एक्सेलरेशन है। तो ये 1 डायमेंशन का केस नंबर 3 हो जाएगा। तो फॉर द मोशन अलोंग एक्स एक्सिस के लिए अगर मोशन लिखोगे तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ux इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? रेंज बोल रहे हैं। और एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी कितनी है? तो u cos थीटा। टोटल टाइम कितना लगेगा? तो जब तक उड़ता रहेगा बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट, तब तक ही तो वो आगे भी बढ़ेगा। तो टाइम तो दोनों ही एक्सिस के लिए सेम लेते हैं हम लोग। माइनस हाफ जी साइन, अब देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस के नेगेटिव के डायरेक्शन में है, तो जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। अब ये 15 डिग्री देख के तुम्हें थोड़ा डर लग रहा होगा, लेकिन ट्रिगो का यूज करोगे
तो ये 15 डिग्री से भी डरने की बात नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ा ढंग से हम लोग को करना होगा। तो बच्चों देखो, अब दिमाग लगाते हैं। ये हो गया u cos थीटा, ठीक है, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है बच्चों, 2u sin थीटा, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो गया, g cos अल्फा, g cos अल्फा माइनस हाफ, दिस इज g sin अल्फा इंटू टाइम का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब कुछ कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों। एक काम करते हैं, ये u इंटू यू तो u स्क्वायर हो जाएगा, और ये देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो ये आपका कुछ ऐसा दिखेगा, u इंटू यू स्क्वायर और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दिखेगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा, डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा। समझ गए? और इधर देखो, एक जी से एक जी को कैंसिल करो, ठीक है, एक जी से एक जी को कैंसिल करो पहली बात, और 2 से 4 को कैंसिल करो। तो क्या क्या बच रहा है वहां पे सो देखते हैं। जी से एक जी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया यू स्क्वायर, देखो यू स्क्वायर साइन अल्फा, और 2 से ये 4 ये 2 से 4 को 2 टाइम्स में काटोगे इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा 2 बचा, और डिवाइडेड बाई क्या नीचे रहेगा बच्चों, जी, एक जी से एक जी कट गया, जी कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखो यहां दिमाग लगाना है, पहले यहां तक लिखो आप, जल्दी से लिख लो। ये क्वेश्चन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है इसमें बच्चे। लिख लिया आपने? चलो देखते हैं। तो रेंज इक्वल्स टू, देखो क्या क्या, पहले मैं लिख दूं यहां पे एक बार, r इक्वल्स टू आया u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g कॉस अल्फा माइनस u स्क्वायर साइन अल्फा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g कॉस स्क्वायर अल्फा। चलो तो देखो, अब यहां पे क्या क्या करना है अपने को, थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री लगाना है। ट्रिगोनोमेट्री में अपने को पता है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा। आप जाके देखो, मैंने लिखवा रखा है। तो वैल्यूज पुट करो, u की वैल्यू 2 दी गई है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, थीटा आपका 15 डिग्री है, तो 2 थीटा है तो साइन 30 है ना, तो साइन 30 हो जाएगा 1/2, नीचे में g हो गया 10, कॉस अल्फा है ना, अल्फा है 30 डिग्री, अल्फा 30 डिग्री है, तो कॉस 30 होता है बच्चों √3/2। क्लियर? ये इतना लिख दिया हमने यहाँ पे। इधर आ जाओ, फिर u स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 साइन अल्फा, अल्फा है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1/2, और इस पूरे के जगह हमने ये लिख देना है, दैट इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो थीटा आपका 15 डिग्री है, तो 2 थीटा हो जाएगा 30 डिग्री, तो 1 माइनस कॉस 30, और कॉस 30 होता है बच्चों √3/2, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई जी के जगह जी रहने दो 10, और कॉस अल्फा, तो कॉस 30 होता है √3/2, और चूंकि ये स्क्वायर है तो √3/2 का स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। यहां देखते हैं, पहले यहां देखते हैं बच्चों, ये सब कैंसिल होगा। ये देखो 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 नीचे से ऊपर उठ के चला गया, तो ऊपर क्या हो गया 4, ऊपर क्या हो गया बच्चों 4। क्लियर है? और नीचे में क्या रह गया, तो नीचे में आपका रह गया
√10 इंटू √3, √3 होता है बच्चों 1.7। देख लो, अब ध्यान से देखो। चलो इधर आ जाते हैं बच्चों। तो इधर देखो 4 2 टाइम्स में इससे कट गया और ये 4 नीचे से ऊपर गया तो वो हो गया 8। ठीक है, वो हो गया आपका कितना 8। और फिर देखो यहाँ ब्रैकेट में कितना हो रहा है, 8 हो गया ऊपर में, और ये 10 इंटू 3 30, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 2 माइनस 1.7 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। अब देखो ये क्या हो गया आपका बच्चों, ये 4/17 एंड दिस इज, अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ देखो ये 2 से 4 कट गया तो ऊपर में 4 कट गया, और ये √3 के लिए 1.7 रख रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो ये हो गया आपका 0.3/30। तो ये फाइनली आ गया आपका, अगर हम लोग यहाँ पे देखें 4/17 और ये पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 300 आ जाएगा, तो 300 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/100। तो 4/17 और इसको कैंसिल कर दो 1/25। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 को 17 से डिवाइड करो, तो 4 को 17 से डिवाइड करोगे तो देखो ये कितना आ जाएगा, पॉइंट 1 लगाओ 0 पॉइंट, तो आपका ये आ जाएगा 17 दूनी 34 एंड 3 और 17, यस 0.235। आप इसको डिवाइड करके देख लो, और ये हो जाएगा 1 पॉइंट लगाओ तो 10, 1 पॉइंट और लगाओ 0, तो ये हो जाएगा 4 करीब करीब। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 0.95 समथिंग। ठीक है ना, जिसको ये मीटर में आया। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना बच्चों, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब करीब ये 19.5 सेंटीमीटर आएगा। हालांकि इसको सॉल्व करने में हमने कई सारा अप्रॉक्सीमेशन लिया है, कई सारा हमने जानबूझ के क्लोज टू मान लिया। जैसे √3 की एक्चुअल वैल्यू तो होती है 1.732, पूरा वैल्यू लिखेंगे तो ये अगर पूरा वैल्यू यूज करते तो ये 20 सेंटीमीटर आ जाता। तो इसके नियर अबाउट जो चॉइस है 20 सेंटीमीटर, कैलकुलेशन के लिए हमने ऐसा अप्रॉक्सीमेशन लिया है। आपको देखो इसमें क्या क्या चालाकी करनी थी। बच्चे यहाँ 15 डिग्री देख के फंस जाएंगे, तो उस 15 को 30 करने का उपाय मैंने क्या क्या निकाला वो आपके सामने में है। क्योंकि सबसे पहले मैंने 2 sin² थीटा को लिख दिया 1 माइनस cos 2 थीटा। तो ये कि यहाँ पे क्योंकि थीटा 15 डिग्री है, यहाँ भी चालाकी से मैंने 2 थीटा को 2 थीटा कर लिया ताकि 15 लिखने के बाद वो 30 डिग्री में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर। तो देखा जाए तो अपना चॉइस कौन सा हो जाएगा, सेकंड 20 सेंटीमीटर। तो लिख लो इसे। तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये ट्रेन के लिए है। बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन जेई एडवांस का है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी आप इसमें रिलेटिव प्रोजेक्टाइल सारा कुछ देखोगे। देखो क्या बोल रहा है, ए ट्रेन इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। एक ट्रेन स्ट्रेट लाइन में चल रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए के साथ। ए बॉय स्टैंडिंग इन द ट्रेन थ्रोज ए बॉल फॉरवर्ड विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक बच्चा है उसी ट्रेन में बैठा हुआ है जो 10 मीटर पर सेकेंड से एक बॉल को फेंकता है एट एन एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। द बॉय हैज टू मूव फॉरवर्ड बाय 1.15 मीटर इनसाइड द ट्रेन टू कैच द बॉल बैक द इनिशियल हाइट। ओके, द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन इज, तो आपको ट्रेन की एक्सेलरेशन निकालनी है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग बच्चों। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हमने ये ट्रेन बना लिया, ट्रेन की एक बॉगी बना लो बस, ठीक है। अब इसमें एक बच्चा है आपका, ये हाथ में बॉल को रखे हुए। मान लो कि इनिशियली ट्रेन आपकी रेस्ट में और एकाएक वो एक्सेलरेट करने लगी ए से। हालांकि इनिशियली कुछ वेलोसिटी मान भी लोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए ना।
क्योंकि वो वेलोसिटी इसके पास भी होगी, हॉरिजॉन्टल इसके पास भी होगी, ट्रेन के पास भी होगी, तो वो तीनों तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि हम लोग मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी ट्रेन की क्या है, 0। लेकिन ट्रेन के पास एक्सेलरेशन है जिसकी वजह से ट्रेन आगे की ओर एक्सेलरेट करेगी। अब इस बच्चे ने इस बॉल को फेंका, ठीक है, तो बॉल को फेंका हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे, तो ये बॉल ऐसे गया होगा मान लो। अब बॉल को इसी हाइट पे कैच कर लेना है जिस हाइट पे उसने फेंका है। तो इसका मतलब है इस बच्चे को उतना देर में दौड़ के यहाँ पहुँचना चाहिए। तो मान लेते हैं ये बॉल की जो रेंज है इसको मान लेते हैं बच्चों r। तो इसका मतलब है इसको r डिस्टेंस तक यहाँ दौड़ना चाहिए, है ना। लेकिन एक बात समझो, एक बार बॉल जब हवा में आने लगा, इधर देखना, यहाँ पे मैं इस मोशन को ऐसे दिखा रहा हूँ, मान लो बॉल तो एयर में अपना मूव कर रहा है, लेकिन इस दौरान ये ट्रेन जो है, ट्रेन का ये फ्लोर है, मान लो ट्रेन की फ्लोर है, इस फ्लोर, ट्रेन की फ्लोर तो आगे एक्सेलरेट कर रही है। तो इसके ऊपर जो बच्चा दौड़ रहा है वो तो जब मान लो बच्चे ने x दूरी कवर किया, ठीक, और इस दौरान ट्रेन ने दूरी किया x डैश, तो बच्चे ने टोटल दूरी कितना तय किया, x प्लस x डैश। क्योंकि अगर बच्चा नहीं भी चलता तो भी ट्रेन के x डैश चलने से उस बच्चे का डिस्प्लेसमेंट x डैश हो जाता, लेकिन बच्चे ने भी x चला है। तो सीधी सी बात है कि टोटल डिस्टेंस इस बॉल को पकड़ने के लिए r चलना है। किसको? इसको r आगे बढ़ना है, और r आगे बढ़ने में बच्चे को चलना पड़ा है 1.15 मीटर, और मान लेते हैं कि ट्रेन इस दरमियान कितना चला, डेल्टा x। तो ट्रेन अब प्लस बच्चे का डिस्प्लेसमेंट दोनों ऐड होके r के बराबर होना चाहिए। अरे आ रही है बात समझ में? अगर मान लो, फिर से सुनो, अगर मान लो बच्चा मूव नहीं करता, चुपचाप बैठे रहोगे, मान लो किसी ट्रेन में हो और तुम चुपचाप बैठे हो, तो ट्रेन 10 मीटर गई तो तुम भी उसके साथ 10 मीटर आगे चले गए। लेकिन अगर तुम ट्रेन के ऊपर खुद से भी चल लिए 2 मीटर, तो ट्रेन पे होने के नाते तो 10 मीटर चलोगे ही ट्रेन के साथ, अब प्लस बॉगी के अंदर तुम भी 2 मीटर चले, तो टोटल तुम कितना चले, 12 मीटर चले कि नहीं चले? 2 मीटर तुम अपना चले और 10 मीटर ट्रेन चल दी उस दौरान। तो वही बात मैं बोल रहा हूं यहां पे कि टोटल इस बॉल को कैच करने के लिए कोई आदमी देखेगा तो उसको ये नजर आना चाहिए कि इस आदमी को टोटल r डिस्टेंस कवर करना है। अब इस r में से बच्चे ने खुद से ट्रेन के अंदर चला 1.15 मीटर, अब बाकी डिस्टेंस ट्रेन भी चल रही होगी क्योंकि ट्रेन तो चल ही रही है भाई, एक्सेलरेशन तो है ट्रेन के पास। आ रही है बात सब समझ में? ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं यहाँ पे हम लोग सबसे पहले रेंज निकाल लेते हैं। क्या कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों? रेंज की रेंज क्या है। तो रेंज तो बहुत आराम से निकाल लोगे। रेंज के लिए u² sin 2 थीटा बाई जी, ठीक है। तो u आपका कितना हो गया, तो u आपका दिया हुआ है यहाँ पे, वेलोसिटी देखो 10 है, 10 वेलोसिटी 10, तो आप 10 पुट कर दो, 10 का स्क्वायर 100, साइन 2 थीटा 120 हो जाएगा, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 120, साइन 120 होता है √3/2 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा 5√3। ठीक है बच्चों, तो रेंज हो गया आपका 5√3 एंड दिस इज 1.15 अब प्लस ट्रेन की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो बच्चों जब तक ये हवा में उड़ता रहेगा तभी तक ट्रेन की मोशन को हम लोग कंसीडर करेंगे, क्योंकि जब ये नीचे आ चुका होगा तब तक तो इसको यहाँ पहुँच जाना चाहिए। तो उतना देर में ट्रेन कितना चला वो निकालते हैं। तो ट्रेन के लिए तो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो, तो ये हो जाएगा 2u sin थीटा बाई जी, ठीक है ना। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, 2u sin थीटा बाई जी। तो बच्चों यहाँ पे देखो वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 2u की जगह 10, sin थीटा √3/2 और g की जगह 10, ठीक है ना। तो ये 10 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो √3 सेकेंड्स, ठीक है। अब ट्रेन का जो डिस्प्लेसमेंट है
तो डेल्टा एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यू इसकी 0 मान लेते हैं। तुम अगर 0 नहीं मानोगे, जैसे कहोगे सर 0 नहीं मानेंगे, तो ठीक है, ट्रेन की कुछ ना कुछ वेलोसिटी मानोगे, तो वो वेलोसिटी आपको इस बॉल को भी देनी होगी। तो बॉल की वेलोसिटी हम लोग जो सीधा u ले रहे हैं ना, उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ऐड करना है। तो जो इसकी कम वेलोसिटी है वो दोनों अल्टीमेटली रिलेटिव में कैंसिल ही हो जाएगी, तो कोई फायदा नहीं है लिखने का। तो इसलिए अच्छा है कि 0 मान के कॉम्प्लिकेशन हटा दे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करे। हाफ और a कितना है बच्चों, एक्सेलरेशन तो निकालना है, एंड टाइम की वैल्यू रखोगे √3, तो √3 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 3। तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स जो है ये हो जाएगा आपका, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 3a/2। समझ गए? आ जाओ अब यहाँ पे। तो डेल्टा एक्स की जगह हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे 3a/2। अब यहाँ देखो बच्चों, ये है आपका 5 इंटू √3, तो 5, ठीक है 5, तो यहाँ से 2 को इधर भेज दो, 2 को इधर भेज दो, ठीक है ना। 2 को एलसीएम ले लो, तो 2 को इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 10√3, और यहाँ पे 2 एलसीएम ले लिए हो, तो इससे ये देखो यही हो रहा है। यहाँ पहले मान लो कि 2.30 अब प्लस 3a, इसका एलसीएम 2 ले सकते हैं ना भाई, 2 लिए तो 2 से ये मल्टीप्लाई हो गया, 1.25 को 2.30 इंटू 3a। इसी 2 को इधर भेजा गया तो 5 को मल्टीप्लाई हुआ, तो अब यहाँ तो 2 अब नहीं लिख सकते हम लोग, तो यहाँ वाले 2 को हम लोग मिटा दे रहे हैं, इस 2 को हम लोग मिटा दे रहे हैं। तो देखो समझ में आया ये कैसे हुआ, या यूं कहो, चलो इतना दिमाग नहीं लगाते हैं, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 10√3, ये हो जाएगा 2.3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 कट गया, ऐसे भी सीख सकते हो। चलो ये आपका हो जाएगा 1.73, तो 1.73 बच्चों 10 इंटू 1.73 इक्वल टू 2.30 प्लस 3a। अब ये हो जाएगा 17.30, ये हो जाएगा 2.30, तो ऑटोमेटिकली हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों, ऑटोमेटिकली यहाँ से लिख सकते हैं 3a, और ये इधर जाएगा तो 17.30 में से 2.30 घटाओगे तो ये 15 आ जाएगा। सो a इक्वल्स टू 15/3 आपका आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ट्रेन की एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है। यहाँ 2 कंफ्यूजिंग पॉइंट था, वो ये कि आखिर हमने ये कैसे लिखा, r बराबर ये कैसे लिखा। मैं बता रहा हूँ आपको, मान लो ये ट्रेन चलती ही नहीं, ट्रेन नहीं चलती तो इस बच्चे को 1.15 मीटर नहीं चलना पड़ता, इसको पूरा रेंज चलना पड़ता है इस बॉल को पकड़ने के लिए। कोई बॉल फेंक कोई खुद ही पकड़ोगे तो उसके रेंज के बराबर चलना पड़ेगा, लेकिन इसको इतना चलने से ही काम क्यों चल गया, क्योंकि बाकी का डिस्टेंस कौन चल रहा है, ट्रेन, क्योंकि वो बच्चा ट्रेन पे ही तो है। ट्रेन अगर उतना चलेगी तो उसका और प्लस उसका। मान लो कि तुम ट्रेन पे चुपचाप बैठे हो, ट्रेन 10 मीटर चली तो तुम भी 10 मीटर चले, ग्राउंड से कोई देखेगा, धरती से कोई देखेगा तो तुमको 10 मीटर चलते हुए देखेगा, ठीक है। और अगर तुम ट्रेन के ऊपर खुद से भी 2 मीटर चल दोगे तो टोटल डिस्टेंस तुम कितना चले, 10 + 2 12 मीटर चले। ओके, चलो तो इसको लिख लो बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा हुआ है ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन ए ट्रक मूविंग ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ दिस। ओके, वेलोसिटी जो है आपकी कांस्टेंट है ट्रक की, और हॉरिजॉन्टल रोड पे ट्रक चल रहा है। द मैन थ्रोज ए बॉल इन सच ए वे दैट इट रिटर्न्स टू द ट्रक आफ्टर द ट्रक हैज मूव्ड 58 this मीटर। फाइंड द स्पीड एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एज सीन फ्रॉम ट्रक और एज सीन फ्रॉम रोड। ठीक है,
तो आपको ये फाइंड आउट करना है बच्चों कि ट्रक पे देखने वाले ऑब्जर्वर को कैसा दिखेगा और बाहर वाले को कैसा दिखेगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं इसको। एक बात समझो, तो एक बात ये समझो, क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है बच्चों कि आपका ये मान लो ट्रक है, ठीक है, ये ट्रक जो है वो v0 वेलोसिटी से मूव कर रही है और यहां से एक बॉल थ्रो किया जा रहा है। अब बॉल वापस ट्रक पे ही गिर रहा है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों का क्या है, सेम। तभी तो जितना डिस्टेंस ट्रक कवर करेगा उतना ही ये बॉल उस टाइम में कवर करेगा। तो इसका मतलब है बॉल को फेंका गया होगा वर्टिकली, बॉल को यू से वर्टिकली फेंका गया होगा निश्चित तौर पे, तभी तो उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो उसके पास है ये वही वाला है जो ट्रक वाला है। तो ट्रक को भी v0 तो इसको भी v0, ठीक, और बाकी इसको एक वर्टिकल कंपोनेंट दिया गया होगा। तो निश्चित तौर पे बॉल को जो फेंका गया है, ठीक है ना, जैसे लिखा हुआ है ना बॉल को फेंका गया, तो वो जो फेंका गया है उसको वर्टिकली ही फेंका गया होगा, लेकिन उसके पास वेलोसिटी तो खैर दोनों ही होगी। तो ये ग्राउंड से देखने वाले को तो लगा होगा प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड से देखने वाले को तो प्रोजेक्टाइल ही नजर आएगा। तभी तो ट्रक इतनी देर में, जब तक कि ये वापस बॉल आया, ट्रक आपका मूव करके यहाँ पहुँच गया। लिखा हुआ है कि ट्रक जो है उतनी देर में ट्रक ने जो मूवमेंट किया टोटल, तो ट्रक की जो मूवमेंट है, मान लो ट्रक यहाँ से यहाँ लेके चलोगे तो ट्रक की जो मूवमेंट है वो कितनी है बच्चों, 58.8 मीटर। तो ऑटोमेटिकली बॉल को जो आपने फेंका तो बॉल की भी जो मूवमेंट होगी वो यहाँ से यहाँ के बीच होगी, ये भी कितनी होगी, ये भी 58.8 मीटर होगी। और यही किसका काम कर रहा होगा, रेंज का। और ये बात समझ में, तो रेंज तो आपको पता चल गया। और इसका मतलब है ट्रक की जो वेलोसिटी है 14.7 मीटर पर सेकेंड, यही रफ्तार इसकी भी होगी 14.7 मीटर पर सेकेंड। तो एक काम करते हैं, इतना डिस्टेंस चलने में टाइम कितना लगा होगा, तो जितना टाइम लगा होगा ट्रक को उतना देर तक ये हवा में उड़ता रहा, तो वही इसके लिए क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो चूंकि ट्रक जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो ऑटोमेटिकली ट्रक के द्वारा कवर किए गए टोटल डिस्टेंस को ट्रक की वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 14.7 से। तो ये 4 बार में कट जाएगा, ये 4 टाइम्स में कट जाएगा। मतलब ये पता चल गया कि तुम्हें कि ट्रक को यहाँ से यहाँ तक आने में 4 सेकंड लगे, तो 4 सेकंड ही तक ये बॉल हवा में उड़ता रहा, ठीक है। अच्छा, बॉल के लिए अगर टाइम ऑफ फ्लाइट देखोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है बच्चों 2u/a/y। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह 4 लिख दोगे, 2 के जगह 2 रहने दो। u/y का रोल कौन प्ले कर रहा है, u, जो आपने उसको ऊपर थ्रो किया है, तो यहाँ u रहने दो। एक्सेलरेशन कितना है, g डाउनवर्ड, दैट इज 9.8, ठीक है बच्चों। तो इसको इधर भेज दो, तो ऑटोमेटिकली u इक्वल्स टू आ जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। g का वैल्यू हम लोग 9.8 रख लिए, 10 भी रख के कर सकते हो। तो चलो, अब तो आपको u भी मिल गया, सब कुछ तो मिल ही गया। अब सीधी सी बात है कि कहाँ से क्या दिखेगा। तो जो आपका ट्रक पे बैठा हुआ है, ऑन द ट्रक, उसको तो सीधा यही दिखेगा बच्चों। जो भी ट्रक पे बैठा रहेगा उसके पास, हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है पहले ही, उसके पास ही v0 होगा, तो उसको v0 तो दिखेगा नहीं, उसे सिर्फ क्या दिखेगा, u। तो उसको लगा कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया है, मतलब कि उसके हिसाब से ये एंगल देखें तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री पे फेंका गया है ना। तो जो ऑन द ट्रक है, अकॉर्डिंग टू हिम बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। उसके हिसाब से एंगल अगर देखोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल फेंकने का। अब रही बात जो ग्राउंड पे बैठा हुआ है, उसे क्या नजर आएगा, तो ग्राउंड वाले को तो u भी नजर आएगा, v0 भी नजर आएगा। तो उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में करता हूं, आप जल्दी से लिखो इसे।
तो बच्चों अब देखो यहाँ मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया आपके लिए। तो फॉर द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, तो ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v नॉट और वर्टिकल कंपोनेंट u। तो जानते हो वेलोसिटी अपने कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट होता है। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर u और बेस क्या हो गया v नॉट, तो u अपॉन v नॉट। फिर u की जगह आपने लिख दिया 19.6, v नॉट की जगह 14.7 और ये 4.9 से 4 टाइम्स में कटेगा और ये 4.9 से 3 टाइम्स में। तो tan थीटा इक्वल्स टू 4/3 और tan थीटा 4/3 का मतलब हो गया कि एंगल जो होगा बच्चों वो कितना होगा 53 डिग्री। तो जो ग्राउंड पे बैठा होगा उसके लिए ये प्रोजेक्टाइल मोशन है और जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा वो 53 डिग्री। तो इसे आप लिख लीजिए। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखो जरा ध्यान से। ए बॉय स्टैंडिंग ऑन ए लॉन्ग रेल रोड कार थ्रोज ए बॉल स्ट्रेट अपवर्ड। द कार इज मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड विथ एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब जरा यहाँ पे आप देखो ध्यान से। देखो यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, द प्रोजेक्शन वेलोसिटी एंड वर्टिकल डायरेक्शन इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। हाउ फार बिहाइंड द बॉय विल द बॉल फॉल ऑन द कार। अभी देखो मैं आपको ये समझा रहा हूँ, आप इसको मैं अभी तुरंत समझाता हूँ। देखो क्या है रेल रोड कार का मतलब, आप समझो ये HC वर्मा में यूज किया हुआ एक टर्म है जो बार बार आप देखते होगे और आगे भी देखोगे। रेल रोड कार का मतलब है कि नॉर्मल एक मान लो कि रेल पे चलने वाली कार, ट्रम जिसको बोलते हैं। अब इस पे एक बच्चे ने एक बॉल को, ठीक है ना, अब ये ट्रम जो है आगे ए से एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस बॉल को उसने वर्टिकली फेंका। किधर फेंका? वर्टिकली। तो मान लेते हैं इसकी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इनिशियल वेलोसिटी मान लिया करो 0। नहीं भी मानोगे तो भी आंसर वही आएगा, क्योंकि इसके पास भी वो वेलोसिटी होगी, इसकी भी होगी, वो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो बेहतर है कि इनिशियल वेलोसिटी मान लो 0 और ये ए से एक्सेलरेट कर रहा है। अब बॉल को बच्चे ने ऊपर फेंक दिया, तो ये बॉल जैसे ही इससे सेपरेट होगा ये तो अपना ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। लेकिन एक बात सोचो, ये तो एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेशन तो ये लेके नहीं जाएगा अपने साथ, मैंने पहले ही बोला है। तो अगर कार एक्सेलरेट कर रही होगी तो ये निश्चित तौर पे उस पॉइंट पे गिरने के बजाय पीछे गिरेगा, क्योंकि उतना देर में ये कुछ आगे बढ़ जाएगा ड्यू टू एक्सेलरेशन। तो सीधी सी बात है, आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो पहले, कितना देर तक हवा में उड़ के ये वापस आएगा, उतना देर में ये जितना आगे चला जाएगा वो बॉल उतना पीछे गिरेगा। तो सीधी बात है, TF इक्वल्स टू 2uy अपॉन g। तो बच्चों 2 और वेलोसिटी ऊपर की ओर जो फेंका गया है 9.8 से, तो 9.8 लिख दो और यहाँ g की वैल्यू भी 9.8 लिखो, तब आराम से कैंसिल भी हो जाएगा। यानी 2 सेकेंड में ये बॉल वापस आएगा। 2 सेकेंड में ये कितना आगे चला जाएगा? तो सीधी सी बात है, डेल x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है ना। अब इनिशियल वेलोसिटी अगर हमने 0 मान लिया यहाँ पे, तो हाफ, और एक्सेलरेशन अपने को दिया हुआ है, एक्सेलरेशन बच्चों दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम जो है वो 2 सेकेंड, 2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये 2 मीटर आ गया। डेल्टा x कितना आ गया? 2 मीटर। तो यानी वो बॉल जो है वो गिरेगा बिहाइंड कितना? 2 मीटर, बिहाइंड 2 मीटर। 2 मीटर पीछे वो बॉल आपका गिरेगा। ठीक है, चलो राइट डाउन कर लो इसे। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें लिखा हुआ है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विथ ए स्पीड u फ्रॉम द टॉप ऑफ इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। इंक्लाइंड जो है वो थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल विल स्ट्राइक ऑन द प्लेन। तो देखो डिस्टेंस पूछ रहा है, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल द पार्टिकल स्ट्राइक ऑन द प्लेन। तो पहले तो हम लोग डायग्राम इसका बनाएंगे और उसके बाद सॉल्व करते हैं। थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा बस। ये रह गया आपका इंक्लाइन प्लेन, ये इंक्लाइन एंगल बना रहा है थीटा, और जो बॉल को थ्रो किया जा रहा है बच्चों, हॉरिजॉन्टल थ्रो किया जा रहा है ऐसे। तो यहाँ एक फायदा मिल गया आपको, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है
तो ये भी तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ही है, और दो पैरेलल लाइन का ये दोनों एंगल तो सेम ही होता है। बस हो गया काम अपना। तो बच्चों यहाँ से ये बॉल जो है ये इस तरीके से गिरेगा। तो आपको तो क्या करना है, ये रेंज निकालना है, और आपको मैंने बता रखा है टॉप से फेंकने पे क्या क्या करना होता है। तो ये देखो इसका जी नीचे, ठीक है, ये जी नीचे आ गया। अब इसके दो कंपोनेंट, इसके दो कंपोनेंट, ये आपका हो जाएगा थीटा, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा थीटा, ये आपका हो जाएगा जी कॉस थीटा, और दोस्तों ये हो जाएगा आपका जी साइन थीटा। क्लियर? अब u का दो कंपोनेंट, u साइन थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में और u कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया, बहुत सिंपल है। पहली बात है कि ये इंक्लाइन जो है थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, और बॉल को भी फेंका गया है थीटा एंगल के साथ, ठीक है ना। तो कैसे कहोगे थीटा के साथ फेंका गया है? तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसको हॉरिजॉन्टली आपने थ्रो किया है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए u साइन थीटा u कॉस थीटा। इस तरीके से एक्सेलरेशन देखो नीचे g लग रहा है, तो g के भी दो कंपोनेंट g कॉस थीटा g साइन थीटा। g कॉस थीटा ay का काम करेगा, ये ax का काम करेगा। सारा कुछ मैंने पहले आपको बता रखा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हम लोग बीटा माने थे, यहाँ पे थीटा है, और कुछ भी नया इसमें नहीं है। आपको ये रेंज निकालने को कह रहा है, आप पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो, 2u साइन थीटा अपॉन ay की जगह g कॉस थीटा। अब यहाँ अलोंग x एक्सिस तो एक्सेलरेशन भी है, तो डेल्टा x के जगह लिख दोगे -r, ठीक है, ux के जगह लिख दोगे नीचे की ओर ही है तो -u कॉस थीटा, और टाइम यहाँ से पुट कर देना, और एक्सेलरेशन भी ax नीचे की ओर है तो माइनस आ गया उसके लिए भी g साइन थीटा, और यहाँ टाइम पुट कर देना। तो इन सबको पुट कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये माइनस 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 को प्लस कर देना, t का वैल्यू पुट कर देना, r आपको निकल के आ जाएगा, इसमें कुछ था ही नहीं। तो बच्चों अब आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे लिखा हुआ है एक कैनन, कैनन मतलब तोप, फायर सक्सेसिवली मतलब लगातार 2 सेल्स, 2 सेल्स को फायर कर रहा है बच्चों, विथ वेलोसिटी v0 250। पहले को फायर किया उसने एंगल 60 पे और दूसरे को फायर किया 45 पे, टू द हॉरिजॉन्टल, द एजीमुथ बीइंग द सेम। दोनों का जो पाथ है वो सेम है, एक तरीके से ही वो जा रहा है, एक ही प्लेन में जा रहा है, सेम। नेग्लेक्टिंग द एयर ड्रैग, फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन फायरिंग लीडिंग टू द कॉलिजन ऑफ सेल्स। तो उन दोनों गोलों के बीच आपका कॉलिजन करवाना है, तो आखिर दोनों के बीच में कितना टाइम गैप होना चाहिए, पहले के फायर करने के कितने देर के बाद दूसरे को फायर करना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, लेकिन आप देखो मैं आपको भी सॉल्व करके दिखाता हूं। सबसे पहली बात, मान लो कि पहला गोला को आपने 60 डिग्री पे थ्रो किया है, ठीक है ना। इसके लिए मैं एक अलग कलर का यूज करता हूं। तो ये मान लो आपने 60 डिग्री पे थ्रो किया है, और वेलोसिटी तो 250 ही लेना है आपको, 250 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्री पे। तो ये ऐसे गया, ठीक। दूसरा, आपका जो थ्रो किया गया दूसरे को कुछ देर के बाद, तो मान लेते हैं दूसरे को थ्रो किया गया, सेकेंड सेल इज प्रोजेक्टेड आफ्टर t0 टाइम। कितने टाइम के बाद? t0 टाइम के बाद। यही t0 निकालना है। तो मान लो दूसरे को आपने प्रोजेक्ट किया, उसको भी u से ही किया है, लेकिन एंगल कितना है बच्चों उसकी 45 डिग्री। तो मान लो इसका पाथ ये हुआ, तो कहीं ना कहीं ये दोनों टकराएंगे। तो वही पूछ रहा है कि जब इनकी टक्कर होगी तो आखिर इस t0 की वैल्यू बताओ। तो सुनो मेरी बात, मान लेते हैं कि अगर रेड वाले को यहां तक पहुंचने में t टाइम लगा,
तो ब्लैक वाले को वहां तक पहुंचने में, देखो रेड वाले के लिए रेड कलर से लिखो, रेड वाले को पहुंचने में t टाइम लगा, तो ब्लैक वाले को वहां तक पहुंचने में t माइनस t0 टाइम लगा, क्योंकि इसके फेंकने के t0 टाइम के बाद इसे फेंका गया, यही इंटरवल है, यही t0 आपको निकालना है। लेकिन यहां पे इन दोनों की हाइट और दोनों के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये तो दोनों का सेम होगा। तो पहले बॉल 1 के लिए काम करो, फॉर बॉल 1। तो बॉल 1 के लिए x कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, तो u cos 60 है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू टाइम t, एक इक्वेशन आ गया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया u cos 60 और टाइम आपका हो गया t। आ रही है बात समझ में बच्चों? तो इस तरीके से हम लोग पहले के लिए काम कर लिए। फिर बॉल 2 की बात करो, बॉल 2 की बात करो, सॉरी बॉल 1 की ही बात करते हैं, y के लॉन्ग। तो y के लॉन्ग देखो इनिशियल वेलोसिटी होगा u sin 60 और टाइम कितना है t माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ये 2 इक्वेशन हो गए। चलो अब बॉल 2 की बात करते हैं, फॉर बॉल 2। बॉल 2 के लिए बच्चों उसके लिए भी x कोऑर्डिनेट ही लिखोगे और u सेम वेलोसिटी है, दोनों 250 250, बस एंगल डिफरेंट है, cos 45 और टाइम कितना लोगे तो t माइनस t0। ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। और y कितना होगा बच्चों, तो y हो जाएगा इसका u sin 45 और ब्रैकेट में लिखेंगे t माइनस t0 और माइनस हाफ g t माइनस t0 का स्क्वायर। ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। अब देखो आपके पास जो है सारे इक्वेशंस आ गए, ये x की वैल्यू और ये x की वैल्यू सेम ही होगी क्योंकि कॉलिजन होना है एक जगह पे। ये y की वैल्यू या y की वैल्यू क्या होगी, सेम। तो आपको बस क्या कर लेना है, इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि आप सॉल्व करो। देखो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे ये x देखो फ्रॉम 1 and 3 क्या करोगे, फ्रॉम 1 and 3 1 और 3 से, फ्रॉम 1 and 3 x इक्वल टू दिस और x इक्वल टू दिस, तो इन दोनों को इक्वेट कर लो। तो इन दोनों को आप इक्वेट करोगे तो आपको t और t0 के बीच में रिलेशन पता चल जाएगा। कैसे, तो u cos 60 इंटू t इक्वल्स टू u sin 45 इंटू t माइनस t0। अब u कैंसिल, तो यहाँ से बच्चों cos 60 और ये sin 60 है ना, तो यहाँ से आपको t पता चल जाएगा किसके टर्म में, t0 के टर्म में। और t जब पता चल जाएगा t0 के टर्म में तो फिर y को इक्वल कर लेना और t की वैल्यू t0 के टर्म में रख दोगे, एक इक्वेशन आएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको आप राइट डाउन कर लो। तो बच्चों हम लोग अब आखिरी टॉपिक पे पहुंच गए हैं जिसका नाम है रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। हमने रिलेटिव मोशन पढ़ा है लेकिन 1 डायमेंशन के लिए, और ये है रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। क्लियर? रिलेटिव मोशन का मतलब तो तुम समझते ही हो, एक बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरे बॉडी का मोशन देखना जबकि दोनों ही बॉडी चल रही होती हैं। ऐसे हम लोग ग्राउंड पे बैठते हैं तो रिलेटिव मोशन होता है, एब्सोल्यूट मोशन होता है, और एक मूविंग बॉडी पे बैठ के दूसरे मूविंग बॉडी को देखते हो तो वो क्या होता है, रिलेटिव मोशन। क्लियर? अब रिलेटिव मोशन का आप लेक्चर जाके देखें या फिर आपने कॉपी में तो जरूर लिखा होगा, तो आपने जहाँ लिखा होगा वहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने कुछ इक्वेशंस डिराइव किए थे, एंड ये इक्वेशन आपको हमेशा वैलिड हैं, चाहे 1 डायमेंशन की बात करो या 2 डायमेंशन की। क्या क्या मैंने डिराइव किया था, मान लो कि अगर किसी ऑब्जेक्ट 1 का पोजीशन 2 के रिस्पेक्ट में चाहिए, ये r हो गया पोजीशन, इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ बॉडी 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। क्लियर? पोजीशन ऑफ बॉडी 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो जब अगर आपको ये चाहिए होता है तो सीधी सी बात है r12 इक्वल्स टू आप क्या लिखते हो बच्चों, r1 माइनस r2। आप जाके देखो, इन सब को मैंने वेक्टर तरीके से आपको प्रूव भी कर दिया है। 1 के पोजीशन में से 2 के पोजीशन को, ये कौन सा पोजीशन होगा, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में।
तो 1 के पोजीशन में से 2 के पोजीशन को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे, वेक्टर तरीके से घटाओगे, तो आपको रिलेटिव पोजीशन मिलेगा। या फिर आप रिवर्स भी मार सकते हो। अगर आपको R21 चाहिए तो दिस इज पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो इस केस में आप क्या करते हो, R2 में से R1 को घटाते हो, तो जो पहले लिखा रहेगा उसमें से उसको घटाएंगे। यही काम हमने वेलोसिटी के लिए भी किया था। मान लो V12, दिस इज वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ये 1 की वेलोसिटी है, किसके रिस्पेक्ट में, 2 के रिस्पेक्ट में, तो ये एक रिलेटिव वेलोसिटी होगी बच्चों। ये कैसी वेलोसिटी हो गई, रिलेटिव। तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं फिर, तो V12 अगर अपने को चाहिए तो 1 के एब्सोल्यूट वेलोसिटी में से 2 के एब्सोल्यूट वेलोसिटी को घटाइए। या फिर ऐसा भी हो सकता है V21 हो गया, ये भी रिलेटिव वेलोसिटी है, 2 की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू 1, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, V2 के एब्सोल्यूट में से V1 के एब्सोल्यूट को घटा लेंगे। आ रही है बात समझ में। और लेकिन ये जो भी सब्ट्रैक्शन करोगे दैट मस्ट बी बाय वेक्टर मेथड। उसके बाद बच्चों A12 दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, अगेन ये आपका क्या है, रिलेटिव, ये भी आपका रिलेटिव है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, A1 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, A2 को, या A21 होगा तो क्या करेंगे बच्चों, A2 में से A1। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले पढ़ा रखी है। इसका मैं यहाँ पे अब 2D में यूज कर लूँगा। पहले हम लोग 1D में यूज कर रहे थे क्योंकि वहाँ चीज़ें सिर्फ एक एक्सिस के लॉन्ग जा रही थी, तब हमने इसका इस्तेमाल किया था। यहाँ 2D में भी इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसे आप जल्दी से लिख लें, फिर मैं बताता हूँ कौन कौन से प्रॉब्लम्स हमें करने हैं। तो बच्चों दरअसल रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन के ऊपर 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। अब ये कोई टॉपिक नहीं है, ये समझो कि प्रॉब्लम ही है, लेकिन इसको मैंने टॉपिक बना दिया क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। दैट्स वाई मैंने आपको इसको टॉपिक के फॉर्म में लिख दिया कि हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो देखो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम जो एग्जाम में आते हैं, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम ऑफ 2D रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन। देखो एक आप बुक्स में देखते होगे, बहुत फेमस है, दैट इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिवर एंड स्विमर। एक प्रॉब्लम जो है वो रिवर और स्विमर के ऊपर आधारित है ना, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिवर एंड स्विमर। दूसरा टाइप ये हो जाएगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेन ड्रॉप्स, है ना, बारिश की बूंदों पे आधारित, कि बारिश गिर रही है तो छाता हम लोग किस एंगल पे रखें, क्या रखें, इस पे भी आप क्वेश्चंस देखते होंगे। एंड थर्ड जो है बच्चों प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मीटिंग टाइम्स। अब ये कहोगे मीटिंग टाइम क्या है, देखना मैं सब सॉल्व करूंगा तो आपको समझ में आएगा। एंड फोर्थ एक टाइप और लिखेंगे हम लोग, दैट इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, तो ये 4 टाइप के प्रॉब्लम को हमें पढ़ना है, 1 2 3 4। ओके बच्चों, तो बच्चों अब जो ये चारों टाइप है इसको हम लोग को डिस्कस करना है। लेकिन अब दिक्कत मेरे साथ यहाँ पे ये है कि अगर मैं इस वीडियो में ही डिस्कस करना चाहूँ तो वीडियो की लंबाई बहुत ज़्यादा होगी और आधे में इस टॉपिक को हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये एक समस्या अपने पास है, ठीक है ना। तो हम लोग एक्स्ट्रा वीडियो कर लेंगे एक, इसमें कोई बात नहीं है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट डे हम लोग रिवर और स्विमर के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। ओके, एंड वो एक वीडियो में खत्म हो जाएगा। आज अगर करेंगे तो हाफ इस वीडियो में हाफ उस वीडियो में, फिर मज़ा नहीं आता है पढ़ने में। एक सीक्वेंस में चीज़ें होनी चाहिए। ओके, तो कल हम लोग पढ़ेंगे यानी नेक्स्ट वीडियो में रिवर एंड स्विमर के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम को, ठीक है। ओके।